मैं हूं आपका अपना गौरव गुप्ता, योर फिजिक्स टीचर। और कैसे हैं आप सब लोग? इफ़ यू कैन हियर मी, इफ़ यू कैन सी मी, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता देना यार मुझे, है ना? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना? तो महामैराथन पे आज और एक नया सेशन होने वाला है विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आई होप आपने अभी तक के भी सारे सेशंस देख लिए होंगे। इफ़ यू हैव नॉट सीन तो यार एक बार प्लेलिस्ट पे चले जाना एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोस देयर, है ना? लास्ट क्लास मैंने ली थी, आपका मोटिवेशन किया था, राइट एवरीवन? एंड देयर आई हैव टोल्ड यू द 50 डेज स्ट्रैटेजी ऑल्सो। और जहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि दिस जून यू आर गोइंग टू स्पेंड इन कवरिंग एवरीथिंग वॉट एवर इज लेफ्ट। अगर कुछ भी नहीं बचा है तो यू आर एट अ वेरी नाइस पोजीशन। रोज के रोज टेस्ट देने लग जाओ। अगर कुछ सिलेबस बाकी है तो ऑल्टरनेट डे में टेस्ट दे दो, एक दिन रिवीजन करो और एक दिन टेस्ट दे दो, ठीक है? चलिए एवरीवन, सो ऑन अ गुड नोट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना यार, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। उसके लिए आपको ऑल पे भी क्लिक करना पड़ेगा बाय द वे, तभी आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट करें क्या? रेडी हैं सब लोग? यस? हाँ, एनटीए के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से आ जाएंगे एनटीए के क्वेश्चंस भी, डोंट वरी, है ना? चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और कहानी की शुरुआत होती है कूलॉम्स लॉ के साथ। कूलॉम्स लॉ आपको दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये बताता है ना? तो यहाँ पे जब दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे के साथ, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो फोर्स दिया जाता है इस फॉर्मूले से, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और K जो है अपना, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। यहीं पे मैं आपको एक और चीज स्पेसिफाई कर देता हूं। अगर कोई और मीडियम लिया गया है, अगर वो वैक्यूम या फिर एयर मीडियम नहीं है, मान लो वाटर है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। इन केस ऑफ फोर्स व्हेन द चार्जेस आर केप्ट इन सम अदर मीडियम, ये फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। प्लीज याद रखना एप्सिलॉन आर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। जैसे वाटर के लिए फॉर एग्जांपल 81 होती है बच्चों इसकी वैल्यू। तो अगर आपने वाटर में चार्जेस को सबमर्ज कर दिया है तो फोर्स वहां पे 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। अगर आप दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखो, फ्री स्पेस में रखो, और अगर आप वाटर में रखो, तो वाटर वाले केस में फोर्स 81 टाइम्स कम लग रहा होगा। गॉट इट? है ना? सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं बच्चों, सीधा एक क्वेश्चन उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट बी वेरी क्लियर विद अस। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स आपको गिवन है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स गिवन है, ए और बी। आइडेंटिकल मतलब सबसे पहली बात, उन दोनों का शेप जो है वो सिमिलर होगा, साइज जो है वो सिमिलर होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा ए है और ये है बी, ठीक है? इनके ऊपर इक्वल चार्ज है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि इनके ऊपर इक्वल चार्ज रखा हुआ है बच्चों। तो यहां पे भी क्यू चार्ज ले लेते हैं और यहां पे भी क्यू चार्ज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद उसने कहा कि दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर्स। मतलब ये बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस d है ना? इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो d है। कुछ लोग आंसर भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका आंसर, अगर आप सी कह रहे हैं तो यस, बढ़िया, वेट फॉर इट। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इनके बीच का एज कंपेयर टू द डायमीटर। उन्होंने बोला इनिशियली इनके बीच पे जो फोर्स लग रहा था वो F था। ये देखो, ये बहुत हैप्पी लाइफ इनकी चल रही थी, बहुत आसानी से लाइफ जी रहे थे इन लोग, और इनके बीच का जो फोर्स था F था। और हम बिल्कुल कह सकते हैं कि F का जो फॉर्मूला होगा वो होगा K Q स्क्वायर, है ना? Q1 Q2 K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। ये F1 है, इनिशियल कंडीशन का फोर्स इतना था, इसी को F दिया गया है। आप चाहो तो F ही लिख लो, चलो F1 क्यों लिखना, F लिख लो, बहुत बढ़िया। अब आया कहानी में ट्विस्ट, होता है ना, हीरो हीरोइन है, यहां से विलन आ गया। तो अब विलन आ गया सी, स्फीयर सी इज ऑल्सो देयर। ये अनचार्ज्ड है, ये बेचारा बिना किसी चार्ज के आया यहां पे, है ना? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इनिशियली। अब ये अनचार्ज्ड स्फीयर सी क्या कर रहा है, और ये भी आइडेंटिकल है ए और बी के,
ये पहले ए को जाके टच करता है। तो अब देखो, जब भी दो कंडक्टर्स एक दूसरे को टच करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्जेस उनके बीच में शेयर हो जाएंगे, है ना। अब देखो यहां पे सी के पास कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज लेके आया है वो बेचारा। ए के पास तो क्यू चार्ज था, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल हो, सिर्फ और सिर्फ अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल हो, सेम साइज और शेप हो, तभी चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब सोच के देखो, सी के पास तो जीरो चार्ज था, बिना किसी चार्ज के आया था वो, है ना। ए के पास क्यू चार्ज था। टोटल चार्ज ए और सी का मिला के कितना होगा? क्यू प्लस जीरो, यानी कि क्यू ही होगा। अब ये क्यू चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। तो सी के टच करने की वजह से क्या हुआ? अब सी के पास क्यू बाई टू चार्ज है, ए के पास भी क्यू बाई टू चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। समझ आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज दोनों के बीच में। समझो, टॉपिक को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के वैल्यूज अगर वही हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्यू बाई टू दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब उसने बोला कि अब सी यहां से रिमूव कर दिया गया ए से, लेकिन देखो सी की लाइफ में क्या चेंज आया। सी जब आया था उसके पास जीरो चार्ज था, जब उसने ए को टच किया तो उसके पास क्यू बाई टू चार्ज आ चुका है। अब इस क्यू बाई टू चार्ज को लेके ये जाएगा और बी को टच करेगा, है ना। देखो क्यू बाई टू चार्ज है सी के पास, अब ये बी को टच कर रहा है। अब फिर से इन दोनों का जो टोटल चार्ज है वो इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप लोग सोच के देखो, जब सी और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना है सिस्टम पे? क्यू प्लस क्यू बाई टू, करेक्ट एवरीवन। और क्यू प्लस क्यू बाई टू यानी कि 3q बाई टू। बी और सी का चार्ज टोटल मिला के 3q बाई टू है। अब ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा? 3q बाई फोर, और यहां पे भी कितना चार्ज आ जाएगा? 3q बाई फोर। अब आपको बस एक चीज समझनी है कि इनिशियली तो ए पे क्यू चार्ज था, बट अब इसके पास क्यू बाई टू चार्ज बचा हुआ है। इनिशियली बी के पास भी क्यू चार्ज था, बट अब इसके पास 3q बाई फोर चार्ज है। अब आप कंपेयर करेंगे फोर्सेस को। ए का चार्ज कितना हो गया? क्यू बाई टू, और बी का चार्ज कितना हो गया? 3q बाई फोर। अब इनके बीच में कितना फोर्स आएगा वो लिख लो आप, डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं है। अब फोर्स आएगा के क्यू वन क्यू टू, यानी कि क्यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 3q बाई फोर, वो हो जाएगा 3q स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। पहले इक्वेशन से देखो, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्या है? एफ है। तो F2 कितना आ जाएगा? F2 विल बी इक्वल टू 3 बाई 8 टाइम्स F। देखो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर तो F है ना। 3 बाई 8 टाइम्स F आ जाएगा इसका आंसर। गॉट इट एवरीवन? तो क्या आंसर है इसका? 3F बाई 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिक समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टी क्या क्या है? जब दो कंडक्टर्स एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं सर लंबा टाइम ले लिया आपने। बेटा लंबा टाइम लिया है क्योंकि कंसेप्ट सिखाना था आपको, है ना। और फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि सर फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है, अभी भी समझ जाओ इस बात को कि ऐसा ही होगा। अगर आप ये मान के चलोगे एग्जामिनेशन में कि 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटा बायो को दूंगा, 1 घंटा केमिस्ट्री को दूंगा, 1 घंटा फिजिक्स को दूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। बायो और केमिस्ट्री आपको 2 घंटे से पहले करने पड़ेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप 1.5 आवर में कर लो बायो और केमिस्ट्री तो आपके लिए बेस्ट होगा, ताकि आप 1.5 आवर फिर फिजिक्स को दे पाओ। टाइम लगता है बच्चों, न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ चुका है ना। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। इट सेज अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। उसने बोला कि दो कैपिटल Q चार्जेस हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक कैपिटल Q चार्ज है और यहाँ पे भी एक कैपिटल Q चार्ज है। इनके बीच का जो लाइन जॉइनिंग है वो ऐसा कुछ है, मान लो आप, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस आप L मान लो। उसने बोला कि एक चार्ज स्मॉल q को रखा गया है इनके सेंटर पे, यहां कहीं पे स्मॉल q चार्ज को रखा गया है, तो वो इक्विलिब्रियम पे है। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द इक्वल चार्जेस। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज इक्वल टू। स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। चलो मैं आपको एक बात समझा दूं, यहां पे स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस है -q बाई टू, -q बाई फोर, +q बाई फोर, +q बाई टू। ठीक है, सबसे पहले ना
आप ये ट्राई करो जानने का कि स्मॉल क्यू को पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है क्या पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए? स्मॉल क्यू मेरे हिसाब से तो बच्चों नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? देखो, जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम पे होता है। यानी कि ये वाले चार्ज को उठा के देख लो या फिर इसे उठा के देख लो या फिर इसे उठा के देख लो, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे ही होगा। यहां पे उसने बोला हमने L/2 डिस्टेंस पे रखा है स्मॉल क्यू को, है ना, हाफ डिस्टेंस पे या फिर सेंटर पे। अब आप एक चीज सोच के देखो बच्चों, लेट्स से ऑन दिस क्यू चार्ज आई वांट टू राइट डाउन द नेट फोर्स। ये तो कैपिटल क्यू चार्ज पॉजिटिव है, वो तो पक्की बात है। ये कैपिटल क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। करेक्ट एवरीवन? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को ही रिपेल करने वाले हैं। अगर बीच वाला चार्ज भी पॉजिटिव हुआ, सोच के देखो, अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो क्या ये भी रिपेल कर देगा इसको, कैपिटल क्यू को, ये भी रिपेल करेगा। अब दो रिपल्सिव फोर्सेस हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम तो आ नहीं सकता, है ना। इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? एक फोर्स रिपल्सिव होना चाहिए और एक फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एक फोर्स रिपल्सिव होना चाहिए, एक फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब देखो यहां पे इस कैपिटल क्यू चार्ज पे इस कैपिटल क्यू चार्ज ने रिपल्सिव फोर्स लगाया, तो इस स्मॉल क्यू को अट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। हाँ जी, तो यहां पे सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो गई, स्मॉल क्यू शुड बी नेगेटिव। क्लियर हो रहा है क्या सभी को? स्मॉल क्यू नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद बहुत आसान है, किसी भी एक चार्ज को उठा के उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दो आप। फॉर एग्जाम्पल इस कैपिटल क्यू चार्ज पे कितने फोर्सेस लगेंगे? 2। एक ये कैपिटल क्यू लगाएगा और ये स्मॉल क्यू लगाएगा। ये कैपिटल क्यू जो है और ये कैपिटल क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों L। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज रिपल्सिव इन नेचर विल बी KQ² अपॉन L²। सही है क्या? L डिस्टेंस है और Q चार्जेस हैं। अब ये फोर्स इस वाले चार्ज की फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा इस पे? ये लगाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है स्मॉल q की? L/2, तो L/2 का स्क्वायर यानी कि L² अपॉन 4। ये दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो K और K कैंसिल, कैपिटल Q और कैपिटल Q कैंसिल हो गया, L² और L² भी कैंसिल हो गए, Q का वैल्यू आया कैपिटल Q/4 जस्ट बाई बैलेंसिंग द फोर्सेस। गेटिंग माई पॉइंट? और यहां से आपको यह भी पता है कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए स्मॉल q पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? -Q/4। वैल्यूज चेंज करके सेम क्वेश्चन आ सकता है, बी केयरफुल अबाउट इट। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय चेंजिंग द वैल्यूज। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया, -Q/4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है और इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, या फिर इंफिनिटी से ओरिजिनेट हो सकती है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। पहले डायग्राम पे देख लो आप, यही हो रहा है। दूसरे डायग्राम पे इंफिनिटी से ओरिजिनेट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ पॉजिटिव पे टर्मिनेट नहीं हो सकता, नेगेटिव से ओरिजिनेट नहीं हो सकता, राइट? दैट इज फॉर आइसोलेटेड चार्ज। बट जब दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में रखे हुए हैं, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम ऐसा बनता है। देखो, तो जैसे मैग्नेट में बनता है, राइट? वैसा ही कुछ। तो प्लस से ओरिजिनेट होके देखो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी, और ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंफिनिटी टर्मिनेट्स एट नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपने यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी मिल जाती है अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तीसरी प्रॉपर्टी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपने 2 कूलम चार्ज में से 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं।
2 कूलम का चार्ज है, 4 नंबर ऑफ लाइंस आर देयर। अगर ये चार्ज 4 कूलम का होता तो आपको 8 नंबर ऑफ लाइंस दिखानी पड़ती, क्योंकि चार्ज डबल हो गया, नंबर ऑफ लाइंस भी डबल हो जाएंगी। रेशियो होता है इनका, है ना, जितना ज्यादा चार्ज उतने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आपको दिखानी पड़ेंगी। एक और प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, इस लोकेशन पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं एक दूसरे के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास पास हैं तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, गैप ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है, आप बोलोगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेपरेशन कांस्टेंट रहता है, ऐसा कुछ, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो पहले वाले केस में देख लो, यहां पे जब स्पेस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। स्पेस अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ लोग आप में से सॉल्व कर चुके होंगे, बट ये कंसेप्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चार्ज यहां पे गिवन है Q1, एक चार्ज यहां पे गिवन है Q2। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं Q1 से, तो बच्चों Q1 पॉजिटिव होना चाहिए, और Q2 पे टर्मिनेट हो रही हैं तो Q2 पे नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार, है ना, प्लस और माइनस। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, Q1 शुड बी पॉजिटिव, Q2 मस्ट बी नेगेटिव। अब आपसे यहां पे पूछा गया है कि रेशियो बताओ Q1 और Q2 का, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम गिवन है। कैन यू टेल मी द आंसर एवरीवन? क्या आंसर होगा? रेशियो ऑफ द चार्जेस। चलो मैं पढ़ता हूं आपके चैट, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि 1/2 कह रहे हैं आप लोग, है ना, सी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन 1 कह रहे हैं। सौवान भट्टाचार्य इज सेइंग 1 ऑप्शन, साक्षी इज सेइंग सी ऑप्शन। ओके, बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखो सिंपल है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप काउंट कर लीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग थ्रू Q2? 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं बच्चों यहाँ पे, करेक्ट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे काउंट करते हैं Q1 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर और 9 नीचे, 18 नंबर ऑफ लाइंस आर देयर। और हमें पता है कि चार्जेस का रेशियो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो सेम होगा। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो कितना होगा, 18 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 3, यानी कि Q1 बाई Q2 का रेशियो भी कितना होगा, 3। सो सच क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, जहां पे सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बेसिस दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 नेगेटिव होगा, ये पहला ऑब्जर्वेशन था हमारा। और दूसरी बात, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ लाइंस हमने ज्यादा दिखाई हैं। अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। देखो, नंबर ऑफ लाइंस विल बी सेम। ये जो डायग्राम आप यहां पे देख रहे हो अभी आपके सामने, यहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी नंबर ऑफ लाइंस दोनों ही चार्जेस में इक्वल ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैन वी से Q1 9 कूलम, Q2 3 कूलम। अब Q1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी होगी, उन दोनों का रेशियो पता है मुझे, दैट्स इट, है ना। मुझे सिर्फ इन दोनों का रेशियो पता है, मुझे वैल्यू नहीं पता। समवन वाज आस्किंग कैन वी से Q1 इज 9, Q2 इज 3, हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। 18 और 6 भी हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है, बट हाँ, रेशियो में मैं श्योर हूं कि वो 3 आएगा, दैट्स इट। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट केसेस देख लेते हैं एक बार। जैसे इनफाइनाइट वायर, जब आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है तो उसके r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, राइट, सभी को पता होगा। और डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ, अवे फ्रॉम द रॉड, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, अगर आपने एक इनफाइनाइट शीट कंसीडर किया जिसमें चार्ज डेंसिटी मान लो प्लस सिग्मा है ना, यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी आप लेते हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज याद रखना, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसी भी डिस्टेंस पे सेम फॉर्मूला आता है। यही फॉर्मूला यूज करते हैं आप कैपेसिटर में, जब आपके पास 2 कैपेसिटर प्लेट्स होते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी प्रोड्यूस करता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आती है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये तो हम देखेंगे कैपेसिटर में, बट हाँ जस्ट एक मैंने आइडिया दे दिया कि ये यूज होगा बाद में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, चार्ज्ड आर्क आपको गिवन है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2, फॉर्मूला है, याद रखिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मान लीजिए अगर ये सेमी सर्कल हुआ बच्चों, सेमी सर्कुलर आर्क गिवन है, तो फाई की वैल्यू कितने रखेंगे आप, एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180, 180 डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे तो 90 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, तो आंसर आएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। वैसे ही आप निकाल सकते हैं क्वार्टर सर्कल के लिए, है ना, क्वार्टर सर्कल में एंगल कितना रखेंगे आप, 5 विल बी 90 डिग्री। आप जब उसमें 90 डिग्री रखोगे तो 90 बाई 2 45 हो जाएगा। क्वार्टर सर्कल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, आपको आंसर मिल जाएगा। एक चीज और याद रखना, इन्फिनिटी रॉड का लैम्डा, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, वो आपको गिवन होगा, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है, वो गिवन होता है क्वेश्चन में, यहां पे भी गिवन होगा लैम्डा, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वार्टर सर्कल है तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट, उसको बाइसेक्ट करेगा एंगल। अगर ये सेमी सर्कल है तो देखो 180 डिग्री बन रहा है, इसको बाइसेक्ट करेगा ऐसे। यहां पे देखो फाई एंगल बन रहा है, इसको बाइसेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंगल विल बी बाइसेक्टिंग, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी बाइसेक्टिंग द एंगल। मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, डायरेक्शन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग लिया गया तो देखो फॉर्मूला क्या था आर्क के लिए, 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। अगर आप यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग लेते हो, कंप्लीट रिंग, तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। जब आप यहां पे 360 रखोगे तो साइन फाई बाई 2 विल बी साइन 180, 360 बाई 2 180, साइन 180 का वैल्यू आता है 0। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। बाइसेक्ट वंस मोर, बेटा ये डेरिवेशन से आता है कि बाइसेक्ट करेगा, आपको तो इसको याद रखना है, ठीक है। मान लो सेमी सर्कल लिया, यहां पे एंगल कितना बना है 180, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी बाइसेक्ट करते हुए सिमेट्रिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री, ये मतलब था, ठीक है। बाइसेक्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक जानना है आप लोगों को, मैं समझा दूं लॉजिक, चलो मैं आपको समझा देता हूं, है ना। कुछ लोग लॉजिक जानना चाहते हैं बाइसेक्ट करने के पीछे का, तो लेट मी टेल यू दैट। देखो एक्चुअली मान लो आपने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, देखना बच्चों ध्यान से, ठीक है। मान लो यहां पे आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पॉइंट पे वो एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा, दिख रहा है, लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट एंड द पॉइंट P, यहां पे आपको चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं अगर आप एलिमेंट इस तरफ लेते हो तो इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगी, समझ आ रहा है क्या, इस तरफ। अब दो वेक्टर्स ऐसे आ रहे हैं, इनका नेट किधर आना चाहिए, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, सो दैट इज व्हाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बाइसेक्टिंग द एंगल। समझ आ गया? सो दैट इज द कंडीशन फॉर दैट, ओके। चलिए आगे बढ़े। हाँ, यहां पे क्या होता है, जब आप पूरी की पूरी रिंग कंसीडर कर लेते हो, अगर आपने कंप्लीट रिंग कंसीडर करी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। देखो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, बट एक्सिस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो मान लो r रेडियस का आपने एक रिंग कंसीडर किया जिसपे टोटल चार्ज q है, उसके एक्सिस पे मान लीजिए x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये ऑसम फॉर्मूला है ना, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, ये फॉर्मूला है kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। सिर्फ उसको याद रखो, यू विल बी गेटिंग द आंसर, ओके। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं अब। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, या फिर एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस कर रही है एरिया को, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, या फिर E डॉट एरिया वेक्टर, है ना, E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है, या फिर E ए कॉस थीटा। अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखना।
कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको गिवन है एक कोन है, बेस रेडियस इज आर, है ना। तो मैं यहाँ पे एक कोन जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ, देखो। सो आप देखोगे यहाँ पे एक कोन गिवन है आपको, है ना। बेस रेडियस इज आर, रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर गिवन है, हाइट इसका एच गिवन है आपको, ठीक है। एंड दे आर सेइंग इट इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट्स बेस। अब ये इसका बेस है, राइट, ये इसका बेस है, इसके पैरेलल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। ओके एवरीवन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपसे पूछ रहे हैं द फ्लक्स एंटरिंग द कोन इज, एनी आंसर? कम ऑन, क्या आंसर आ रहा है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी ही है बेटा अनिल, आप शायद नहीं जानते हैं ये बात, बट हाँ, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कई बच्चों को नहीं पता होता है, डोंट वरी अबाउट इट, बट हाँ आज जान लो क्लास में, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है, कोई बताएगा क्या मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई है, बी आ रहा है, हाफ इंटू ई एच इंटू आर। चलो मैं आपको समझाता हूं, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर बच्चों, करेक्ट आंसर है इसका सी। क्या है इसका सही आंसर? सी है। देखो ध्यान से कैसे आप सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसा कोई 3D शेप गिवन होता है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ यू वांट द फ्लक्स, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फ्लक्स एंटरिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। जब 3D ऑब्जेक्ट रखा हो ना, तो ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्टेड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल बॉटल है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। प्रोजेक्टेड एरिया सबको समझ में आता है क्या? देखो प्रोजेक्टेड एरिया जानने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप ऐसा इमेजिन करो कि एक बोर्ड ले लिया आपने, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में इस बॉटल को ऐसे रखा, चिपका दिया, और उसके बाद ऐसे ड्रॉ किया, इसके एजेस को ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे कुछ, ठीक है। तो कैसा शेप निकल के आएगा? रेक्टेंगल आएगा क्या बच्चों? वो इसका प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। वैसे तो आप शैडो का लॉजिक भी यूज कर सकते हैं कि अगर इस तरफ से लाइट इंसिडेंट करा दी तो शैडो रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे लाइट ट्रैवल कर रही है तो। या फिर ऐसा इमेजिन करना, बस आप जब भी आप फंस जाओ ना, ऐसे इमेजिन करो, इसको किसी कॉपी में या किसी बोर्ड में ऐसे रख दिया आपने, एंड देन ट्राइंग टू ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, इसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करो बस, तो कैसा शेप बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। अगर आप कोन ले लोगे और उसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करोगे तो क्या ट्राइंगल बनेगा? है ना, तो वो उसका प्रोजेक्टेड एरिया है। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा ट्रायंगुलर, ऐसे कुछ। अब इसमें एक गलती कर जाते हैं बच्चे कि हाइट तो h ले लेते हैं एरिया कैलकुलेशन के लिए, बट ये बेस आप गलती से r ले लेते हो, शायद इसी वजह से आप लोगों का आंसर b आ रहा था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे बच्चों ने b बोला, शायद यही आपकी मिस्टेक थी। देखो इसका रेडियस r है, तो इसका बेस तो 2r का बनेगा ना बच्चों, रेडियस r है ना, तो डायमीटर तो 2r हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए अब जब इसका एरिया निकालोगे तो ये होगा हाफ इंटू बेस विच इज 2r इंटू हाइट विच इज h मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये 2 और 2 कैंसल, आंसर आ जाएगा ERH। सी इज द करेक्ट आंसर। सो एम आई करेक्ट? वही मिस्टेक हुआ था क्या सभी से? है ना, यही मिस्टेक हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने R ले लिया होगा। बहुत कॉमन मिस्टेक है, बट प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, लेट अस मूव अहेड, राइट एवरीवन। तो ये ऐसे शेप के लिए है जब शेप आपका 3D ऑब्जेक्ट में हो। अगर ये 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो आपको सिंपली एक जस्ट एरिया गिवन है, ओपन सरफेस, उस केस में तो आप सिंपली EA इंटू थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ऐसा कुछ गिवन है ना, डायग्राम देखो, यहाँ पे ये एरिया है, ओपन सरफेस, ये ऐसे इंक्लाइंड है, तो एरिया वेक्टर इसका किधर होगा? आप सभी को पता होना चाहिए, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो ग्रीन वाली लाइंस आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज, मतलब ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये एरिया वेक्टर नहीं है एक्चुअली। देखो ऐसे समझा देता हूं मैं आपको, अगर एरिया ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू द येलो सरफेस। अब ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल मान लो आपको 45 डिग्री गिवन है, मान लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा E इंटू A इंटू कॉस 45, ठीक है।
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। ये ओपन सरफेस की बात हो गई। अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो फ्लक्स एंटरिंग हम कैसे निकालते हैं, E मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्टेड एरिया। समझ आ रहा है एवरीवन, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब थोड़ा गॉस लॉ की तरफ चल रहे हैं, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको मजा आ रहा है, फुल ऑफ लर्निंग है, तो एक बार यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बीच में, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, और मुझे एक बार स्वैग सल्यूट भी दे दो, है ना, सो दैट आई विल नो कि सब कुछ सही चल रहा है। कम ऑन एवरीवन, हम लोग सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्लास में, है ना, एंड द क्लास विल गो ऑन अप टू 1:45 PM, मैक्सिमम 1:45 तक चलेगा, हो सकता है उससे जल्दी भी हो जाए। मजा आ रहा है क्या एवरीवन? अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर देना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके? चलिए बहुत बढ़िया, ऑलरेडी लाइक्ड, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। लेट अस मूव अहेड नाउ। नेट फ्लक्स व्हेन द चार्ज इज केप्ट आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। देखो इसी तरीके से गॉस ने सोचा था उस लॉ के बारे में जो आप पढ़ोगे, है ना, गॉसस लॉ। अब देखो यहां पे क्या होता है, एक आपको स्फेरिकल सरफेस गिवन है मान लीजिए, ठीक है, और एक चार्ज बाहर की तरफ यहां पे रखा हुआ है, चार्ज क्यू। हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा अपने अंदर से। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस डायरेक्शन में, है ना एवरीवन, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सरफेस पे, यानी कि स्फेरिकल सरफेस पे 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होती हैं? 4। एंड 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउट एज वेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। अगर यहां पे भी 4 लाइंस अंदर जा रही हैं और यहां से भी 4 लाइंस बाहर जा रही हैं, तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स इन इज इक्वल टू फ्लक्स आउट। समझ आ रहा है? क्योंकि फ्लक्स तो नंबर ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, राइट? तो 4 नंबर ऑफ लाइंस अंदर गई, 4 नंबर ऑफ लाइंस बाहर चली गई, इसका मतलब हुआ जो नेट फ्लक्स है वो बच्चों 0 है, ठीक है? तो जब भी चार्ज बाहर रखा होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के, तो वहां से नेट फ्लक्स 0 होता है। लेकिन अगर वो चार्ज अंदर रखा हो, अगर वो चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हो, तब फ्लक्स की वैल्यू आती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि चार्ज अगर अंदर रखा है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी चीज को गॉसेस लॉ में ऐसे बोला जाता है कि मान लीजिए एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज Q1 रखा है, एक चार्ज Q2 रखा है, और एक चार्ज बाहर रखा है Q3, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होता है Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा मतलब ये है कि Q3 का फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो यानी कि टोटल फ्लक्स किन की वजह से आएगा? Q1 और Q2 की वजह से, जिसको हम Q एनक्लोज्ड कहते हैं, है ना, सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है वो। और फ्लक्स का डेफिनेशन होता है इंटीग्रल E डॉट डी ए, अभी अभी पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉसेस लॉ है, दैट्स इट, दिस इज द गॉसेस लॉ। एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, तो ये ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है। Q1 की वजह से भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से भी है, और Q3 की वजह से भी है, क्योंकि बाहर रखा हुआ चार्ज भले ही नेट फ्लक्स उसका 0 है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा है ना। बाहर रखे हुए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस पे, फ्लक्स 0 है, वो अलग बात है। तो जब आप गॉसेस लॉ लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस, Q1, Q2, Q3, भले ही वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, लेकिन Q एनक्लोज्ड में आप क्या लिखते हैं? Q1 प्लस Q2, दैट्स इट, ठीक है? एक बार ये क्वेश्चन जेई में आया था, देखो क्या क्वेश्चन आया था। कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही है, देखो, कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये जो स्फीयर दिख रहा है वो एक गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल। व्हेन कैलकुलेटिंग फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू। जब आप फ्लक्स निकालते हैं यूजिंग द गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू Q2 ओनली द पॉजिटिव चार्जेस, ऑल द चार्जेस, या फिर प्लस Q1 एंड माइनस Q1। क्या होगा इसका आंसर? C होगा, ऑल द चार्जेस।
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। हाँ, जब आप फ्लक्स में क्यू एनक्लोज्ड लिखते हो, क्यू एनक्लोज्ड इज ओनली द एनक्लोज्ड चार्जेस। वैसे यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड जीरो है, वैसे देखा जाए तो, है ना, यहाँ पे फ्लक्स भी जीरो आ जाएगा बाय द वे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। समझ आ रहा है ना? चलो, सिंपल सा कंसेप्ट था, आगे बढ़ जाते हैं। एक और चीज हमेशा याद रखना, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। अगर आपने ये छोटू सा गॉसियन सरफेस बनाया यहाँ पे, मान लीजिए, जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूं अभी, वहां से फ्लक्स अगर फाई है, तो उसके बड़े स्फीयर से भी फ्लक्स फाई ही होगा, उससे बड़े वाले से भी फ्लक्स फाई ही होगा। सिंपल सा रीजन है, हर एक सरफेस से सेम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही हैं। पहले सरफेस से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही हैं। दूसरे सरफेस से भी 12 नंबर ऑफ लाइंस, तीसरे सरफेस से भी 12 नंबर ऑफ लाइंस, तो फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एज वेल। आप चाहे सर्कुलर शेप ले लो, चाहे कोई अमीबा वाला शेप ले लो, जैसे आप पढ़ते हैं, है ना, बायो में, सभी में से फ्लक्स जो है वो सेम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। सिंपल, अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे कितना होगा? के क्यू अपन आर होगा। अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और डिस्टेंस r है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। और पोटेंशियल एक्चुअली कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज पार्टिकल, ये इनके बीच का फॉर्मूला है। सिंपल, नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। सो के Q1 Q2 बाय आर इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है या फिर पोटेंशियल निकालना है, बहुत सारे चार्जेस गिवन है, सिंपल उनका एल्जेब्रिक सम लेना होता है, वेक्टर सम नहीं लेना होता है, याद रखना, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्क्वायर में यहाँ पे चार्ज Q रखा है, यहाँ पे चार्ज Q रखा है, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, तो सेंटर पे अगर आपसे पूछा गया पोटेंशियल बताओ, तो जीरो मत लिख देना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, दैट इज ट्रू, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सब कैंसिल हो जाएंगे। बट पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल नॉट बी जीरो, बल्कि अगर ये डिस्टेंस d है सभी का, तो आंसर आएगा 4kq डिवाइडेड बाई d। समझ आ रहा है ना? ऐड करेंगे आप उनको, ठीक है? रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, जैसे आपने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, वैसे ही पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? कुछ भी नहीं है यार, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो, इसका पोटेंशियल पॉइंट P पे कितना होगा? ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, डायगोनल वाली, डायगोनल डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हैपोटेनियस हो गया, हैपोटेनियस इज दिस मच। उसके बाद सिंपल है, डी क्यू चार्ज अगर होता है यहाँ पे, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप लिखते। अब सारे चार्जेस का समेशन ले लो, ये वेक्टर तो है नहीं, स्केलर है, सिंपल वो जुड़ते जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दैट। एक क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे। कम ऑन एवरीवन। हाँ जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओके, एंड हियर दे आर सेइंग कि एक चार्ज यहाँ पे Q रखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे प्लस Q रखा हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज जीरो इफ कैपिटल Q इज इक्वल टू। नेट एनर्जी जीरो चाहिए अगर कैपिटल Q की वैल्यू कितनी हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? ओके, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखो मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हाउ डू यू डू दिस? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी आसान है ना? कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ये वाला साइड ए हो जाएगा, ये वाला साइड ए हो जाएगा, तो ये वाला साइड हो जाएगा √2a। दो साइड्स इसके इक्वल है ना? तो ये a है, ये a है और ये √2a है, 90 डिग्री है ना बच्चों? इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। आपसे बोला गया है कि टोटल एनर्जी जीरो करनी है, उसके लिए कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जब भी दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच की एनर्जी होती है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r। r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम।
यहां पे दो दो चार्जेस के कितने सिस्टम्स बन सकते हैं? देखो एक सिस्टम यहां पे बनेगा Q और प्लस Q का, करेक्ट, ये पहला सिस्टम बनेगा। दूसरा सिस्टम बनेगा इन दोनों के बीच में प्लस स्मॉल q एंड प्लस स्मॉल q, ये दूसरा सिस्टम है। और तीसरा सिस्टम बनेगा कैपिटल Q और ये वाला स्मॉल q। तो तीन सिस्टम बनेंगे यहाँ पे, है ना, तीन डिफरेंट सिस्टम बनेंगे। सभी की एनर्जी लिख लेते हैं, उसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा गिवन है टोटल एनर्जी जीरो चाहिए। पहले इस Q को और इस स्मॉल q को कंसीडर करो। टेल मी द एनर्जी। एनर्जी आ जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज a। डन। प्लस अब इन दोनों को कंसीडर करो, ये वाला और ये वाला। आंसर आएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, है ना, स्मॉल q इंटू स्मॉल q। प्लस लास्ट आएगा ये वाला और ये वाला, यानी कि K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स a। ये होना चाहिए इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है? ये टोटल होना चाहिए जीरो, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। अब यहां से आप एक काम करो, K स्मॉल q बाई a को बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो आपके पास अंदर बचेगा पहले वाले टर्म में Q, यहाँ पे यू विल बी लेफ्ट विथ स्मॉल q एंड यहाँ पे यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, K Q बाई a तो गया कैपिटल Q बाई रूट 2। ये पूरा जीरो है ना। अब देखो ये पार्ट तो जीरो हो नहीं सकता, K की कुछ वैल्यू होगी, Q की कुछ वैल्यू होगी, A की कुछ वैल्यू होगी, यानी कि आपको इसको जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। Q प्लस स्मॉल q प्लस Q बाई रूट 2 इक्वल टू जीरो। वेन यू विल डू दिस, यहां से आपका आंसर आ जाएगा C। ठीक है, बहुत सिंपल था, गेटिंग माई पॉइंट, बहुत सिंपल था। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा B, ये वाला। तो करना क्या होता है, टोटल एनर्जी लिखो और इक्वल टू जीरो कर दो। बस इतना समझ में आना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सेट ऑफ दो चार्जेस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इसमें मैं आपको ये वाला फॉर्मूला भी समझाता हूँ, V इज इक्वल टू ई डी, वेदांतु के फर्स्ट 3 लेटर्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हालांकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है। अब ये फॉर्मूला आखिर आता कहां से है? देखो, आप सभी ने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में सीखा होगा कि वर्क डन ड्यू टू एनी कंजर्वेटिव फोर्स is given by negative of change in potential energy. It is a format of, or this is a form of work energy theorem. अगर आप वर्क डन लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से तो ये होता है माइनस डी यू। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी आर, करेक्ट एवरीवन? सो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू। अब देखना, फोर्स को आप लिख सकते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, और डी यू को आप लिख सकते हैं चार्ज इंटू डी वी, है ना। एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। चार्ज और चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आपको मिल जाएगा माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डी आर। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कई बार यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस फॉर्मूले से आपको पता ये भी चलता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। प्लीज डू रिमेंबर दैट। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है, तो आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। देखो चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, 10 माइनस 5 यानी कि 5। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और डिस्टेंस है 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। एक होता है प्लेनर इक्विपोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलली ट्रैवल करती हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दे फॉर्म पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस और प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे एक बार आपसे पूछा गया था नीट में कि मान लो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है VA, ये VB है और ये VC है। अरेंज द पोटेंशियल्स ऑफ दीज 3 सरफेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब VA का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो आप बोलोगे VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC। समझ आ रहा है क्या? A का पोटेंशियल ज्यादा होगा B से और B का पोटेंशियल ज्यादा होगा C से। समझ आ रहा है? यस। चलिए बहुत बढ़िया।
दूसरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो है हमारा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है बच्चों, इन दिस केस यू नीड अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर, और इससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो स्फेरिकल बन जाते हैं। यहां पे भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो दूसरा कौन सा है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल। तीसरा है सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल, इसके लिए आपको लाइन चार्ज की जरूरत पड़ती है। इफ यू हैव अ लाइन चार्ज देन यू गेट सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। फटाफट रिवीजन हो रहा है क्या, बता दो एक बार मुझे जल्दी से बच्चों। वी आर जस्ट रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स सो दैट आपको याद रह जाए और एग्जाम में आप कर पाए इनके क्वेश्चन, है ना। पहला था प्लेनर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट चाहिए उसके लिए। दूसरा था स्फेरिकल, उसके लिए आपको एक पॉइंट चार्ज चाहिए। और तीसरा है लीनियर, उसके लिए आपको चाहिए एक लाइन चार्ज यानी कि सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल। क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो यार, थोड़ा सा और पेशेंस है क्या, सो दैट आई विल फिनिश द टॉपिक, बिकॉज अभी हम स्फीयर्स करने वाले हैं। और बच्चों स्फीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर का स्फीयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बस मुझे आप ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स और दीजिए, आई विल फिनिश द क्लास इन 20-25 मिनट्स, चलेगा ना। बट मैं पूरा खत्म करके छोड़ूंगा आपको, ठीक है, आपको नहीं मतलब सिलेबस को। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये टॉपिक करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फीयर्स होते हैं बच्चों। बेसिकली दो टाइप के स्फीयर्स ही होते हैं असल में। एक स्फीयर वो वाला स्फीयर होता है जहां पे चार्ज होता है सरफेस पे। ये देखो ये स्फीयर हुआ एक, इसके सरफेस पे चार्ज होगा। सरफेस पे चार्ज वाला कंडीशन कौन कौन सा है आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग। अब देखो अगर वो हॉलो हुआ तो सरफेस पे ही चार्ज होगा। हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो है तो फिर से सरफेस पे ही चार्ज होगा। सॉलिड कंडक्टिंग है तो वो सॉलिड यानी कि मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि वो कंडक्टिंग है चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला समझ में आया कि आपको सॉलिड कंडक्टिंग है ना, सॉलिड है यानी कि मटेरियल तो हर जगह है, लेकिन कंडक्टिंग होने से उसके चार्ज जो है सरफेस पे आ जाते हैं। कंडक्टर कैन नॉट हैव एनी चार्ज इनसाइड, सारा चार्ज कहां होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, देखो पहला फॉर्मूला है फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है याद रखो। और इसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, है ना। इसका सिंपल गॉस लॉ से एक्सप्लेनेशन आता है, अगर आप गॉस लॉ यूज करेंगे तो आपको इनसाइड पॉइंट पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। कौन से वाले केस में, उस केस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन चार्जेस सरफेस पे हैं। इफ द चार्जेस इज ओनली ऑन द सरफेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे जीरो है। तो ये आंसर हो गया इसका, ये वाला और ये वाला, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखना पोटेंशियल वाला। हमने क्या बोला, यहां पे चार्जेस जो है वो सरफेस पे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड इज जीरो। अभी अभी आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने, माइनस डीवी इज ई डी आर। अब सोच के देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉइंट पे जीरो है तो राइट हैंड साइड जीरो हो गया, यानी कि डीवी विल बी जीरो, डीवी जीरो यानी कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो, और उसका मतलब है पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है। और वो कहां से आया, इस वाले फॉर्मूले से आया ये लॉजिक, माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, राइट एवरीवन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो कर दी गई है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा हर पॉइंट पे, वो भी जीरो हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल अगर जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब यहां से एक और चीज सुनना मेरी बात, मान लो यहां पे देखो अगर आपने निकाला पोटेंशियल, आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल लेते हैं आप के क्यू बाई स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सरफेस का पोटेंशियल हो जाता है के क्यू बाई रेडियस कैपिटल आर, क्योंकि सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। अगर सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर है तो किसी भी इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल भी के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है वो। गेटिंग माई पॉइंट,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो अगर सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर है तो अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आया था एक बार, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली। इन्होंने बोला हॉलो मेटल स्फीयर है, इसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये देखो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, is charged such that the potential on the surface is 10 वोल्ट, है ना। देखो इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना है बच्चों, 10 वोल्ट है। पूछ रहे हैं आपसे पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना होगा, एनी आइडिया? सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सेंटर का पोटेंशियल आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, इसका आंसर होगा 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है ना। ये हॉलो मेटल है ना, यानी कि चार्ज कहां पे होगा इस केस में, चार्ज विल बी ओनली एट द सरफेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट विल बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इनसाइड पॉइंट पे जीरो है मतलब पोटेंशियल इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो सरफेस का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल हो जाएगा सेंटर का। अच्छा, यूनिवर्स इज हियर कह रहा है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था। अच्छा, तो आपने जीरो आंसर दिया था क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आ रहा है? सरफेस का पोटेंशियल अगर 10 है तो सेंटर का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट ही होगा। गॉट इट एवरीवन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अच्छा, इसमें एक दूसरा केस भी होता है जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर लिया जाए। जब आप सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर लेते हो तो चार्ज हर जगह पाया जाएगा। ये देखो, सॉलिड कंडक्टिंग के केस में चार्ज सरफेस पे आ गया था क्योंकि चार्जेस कंडक्ट हो सकते थे। यहाँ पे चार्जेस कंडक्ट नहीं हो सकते, तो जहां पे भी चार्जेस हैं वहीं पे रहेंगे, तो ये हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस में भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है। आउटसाइड पॉइंट पे इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर ओनली, बिकॉज आउटसाइड पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता कि कैसा स्फीयर है। बट इनसाइड पॉइंट पे इट विल नॉट बी जीरो नाउ, अब जीरो नहीं होगा। इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस केस में के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। समझ आ रहा है क्या? के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर इज द रेडियस, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, मान लीजिए इस पे टोटल चार्ज जो है वो 1 माइक्रोकूलम है, रेडियस इसका आप मान लीजिए 1 मीटर है। आपसे पूछा गया कि बताओ 0.5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। 0.5 मीटर मतलब इनसाइड पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, चार्जेस आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इस केस में आप फॉर्मूला लिखोगे के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब। के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू का वैल्यू 1 इंटू 10 पावर -6 गिवन है हमें। आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो कितना है 0.5 अपॉन कैपिटल आर क्यूब यानी कि रेडियस का क्यूब 1 क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी अगर वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोटेंशियल का भी केस इसमें अलग है। देखो, पिछले वाले केस में यानी कि जब चार्जेस सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे थे, है ना, तो हमने क्या सिंपली बोल दिया था कि पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। बोला था क्या? याद करो, है ना यार। ये क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकेंड, सरफेस लिखते हैं यहां पे। पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, और सरफेस का पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाई आर। तो यहां पे लिख लो सरफेस एंड इट वाज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इनसाइड पॉइंट पे भी के क्यू बाई कैपिटल आर ही था, बट यहां पे अलग है। जब ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा तो इसका एक फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। देखो, आउटसाइड पॉइंट पे अभी भी सेम है, आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला सेम है, प्लीज याद रखना। आउटसाइड पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल दोनों केसेस पे इक्वल होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या फिर पहला वाला केस ये वाला। इनसाइड पॉइंट पे ही डिफरेंस आता है। इनसाइड पॉइंट पे पिछले केस का फॉर्मूला था सिंपल, v इनसाइड इज इक्वल टू v एट सरफेस, डन। बट यहां पे इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला ये है। अब डिपेंडिंग ऑन दिस यू विल हैव टू कैलकुलेट कितना पोटेंशियल है। मान लो एक क्वेश्चन आया कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, बताओ इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। पिछली बार आपने क्या बोला था? सेंटर का पोटेंशियल तो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आप लिखेंगे v सेंटर ना, यानी कि r की वैल्यू 0,
तो आर की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, आंसर आएगा आई थिंक आर जब आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3kq डिवाइडेड बाई 2r। सही कह रहा हूँ क्या? देखो 3kq बाई 2r आ जाएगा। तो ये अलग केस है, ठीक है। इस वाले केस में आपने बोला था कि सेंटर का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस का पोटेंशियल है, लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू वहां पे रखेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? जब दो चार्जेस रखे हुए हों किसी स्मॉल डिस्टेंस पे, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना, और उनका जो नेचर है वो अलग अलग होना चाहिए, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। तो मान लो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इसमें दो तीन फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। अगर एक आपको डाइपोल गिवन है पी वेक्टर, इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है 2kp बाई आर क्यूब, है ना। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -kp बाई आर क्यूब। सिंपल फॉर्मूला है, याद रखो आप। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला होता है kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप एक बार, ये मान लीजिए डाइपोल मोमेंट है बच्चों, ये इसका सेंटर हो गया मान लो। अगर एक पॉइंट यहां पे लिया गया है जिसका रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बनाता है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर ये पॉइंट होता एक्सिस पे तो कितना एंगल लिखते आप? एंगल 0 हो जाता ऑन द एक्सिस। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? इट इज 1। तो cos 0 को 1 आप जब लिखेंगे तो आंसर आएगा kp बाई आर स्क्वायर। ऑन द एक्सिस पोटेंशियल इज kp बाई आर स्क्वायर। अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हो यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट, तब एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। तो अगर आप cos 90 यहां पे लिखेंगे तो पोटेंशियल आएगा 0। तो पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल इज 0। समझ आ रहा है? वैसे ही अगर आपने मान लो इधर एक पॉइंट ले लिया पीछे की तरफ डाइपोल के, तो ये वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर, करेक्ट। आर वेक्टर और पी वेक्टर 180 डिग्री पे होंगे। अब ऑपोजिट डायरेक्शन है, पी वेक्टर राइट की तरफ, आर वेक्टर लेफ्ट की तरफ, 180 डिग्री। यहां पे रखो cos 180, cos 180 इज -1। इस पॉइंट पे पोटेंशियल आता है -kp बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब सीखने को क्या मिला? अगर एक डाइपोल है, इसके एक्सिस पे यहां पे पोटेंशियल है kp बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल है 0 और पीछे की तरफ पोटेंशियल है -kp बाई आर स्क्वायर। अब वो एंगल से आ जाता है ना। आपको बस एंगल का फॉर्मूला याद रखना है, kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? यस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। एंड अब देखो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर थोड़े से फॉर्मूले बता के आई विल एंड द क्लास। इस क्वेश्चन में गिवन है अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज 2q। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके सरफेस पे ही चार्ज होगा, अंदर नहीं हो सकता चार्ज। तो यहां पे देखो आपको एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, जिसका रेडियस कितना बच्चों? a है। उस पे टोटल चार्ज है 2q। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2q चार्ज यहां कहीं पे आ जाएगा? देखो यहां पे प्लस 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 लिख दो आप पूरा, और ये चार्ज कहां पे होगा? 2q चार्ज बाहर होगा, यहां पे आप लिख दीजिए 2q। अब उसके बाद कह रहा है अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस b एंड आउटर रेडियस c इज कॉन्सेंट्रिक विद द सॉलिड स्फीयर। अंदर वाला तो एक सॉलिड स्फीयर था, उसके बाहर ये वाला एक शेल है, दिख रहा है? शेल, इनर रेडियस b, आउटर रेडियस c, एंड दैट हैज अ नेट चार्ज ऑफ -q। शेल का टोटल चार्ज कितना है? -q है। आपसे पूछ रहे हैं द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी। अब जो स्फेरिकल शेल है ना बाहर वाला, उसके इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है और आउटर सरफेस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है। इसको हम बोलते हैं चार्ज इंडक्शन का टॉपिक। आंसर आएगा ए, बट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर यहां पे 2q चार्ज है बच्चों, तो आपने शायद पढ़ा होगा कि यहां पे अगर 2q चार्ज है तो इनर सरफेस ऑफ शेल पे
-2q चार्ज डेवलप हो जाता है। सबने पढ़ा है क्या? अगर यहाँ पे 2q चार्ज है इसके सरफेस पे, तो यहाँ पे -2q चार्ज डेवलप हो जाएगा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो शेल है ये एक कंडक्टर है, राइट? आप एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर करो बच्चों। ये देखो, यहाँ पे आपने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया इनसाइड द शेल, ठीक है? क्या मैं कह सकता हूं कि अगर वो कंडक्टिंग शेल है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए? सोच के देखो, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। कंडक्टिंग शेल है, देखो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, किसी भी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो आपने जो गॉसियन सरफेस लिया है रेड वाला, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है हर जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना है हर जगह, तो क्या क्यू एनक्लोज्ड को भी 0 होना पड़ेगा? जाहिर सी बात है। तो ये जो रेड गॉसियन सरफेस आपने बनाया है ना, उसके अंदर का एनक्लोज्ड चार्ज 0 होना चाहिए। लेकिन अगर इस बड़े वाले स्फीयर पे, छोटे वाले स्फीयर पे 2q चार्ज है, तब तो कुछ एनक्लोज्ड चार्ज दिख रहा है आपको कि 2q एनक्लोज्ड चार्ज है, इसीलिए -2q यहां पे इंड्यूस हो जाता है। अब आप देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर अब कितना चार्ज है टोटल। -2q है इनर वाले सरफेस पे यहां पे, और 2q है यहां पे। टोटल एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा? 0। एंड हैप्पीली अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या सभी को? इसलिए इंडक्शन होता है ये वाला, है ना? इसलिए इंडक्शन होता है। तो यहां पे 2q था, तो यहां पे -2q आ जाएगा, सिंपल। अगर यहां पे 2q है तो यहां पे कितना आ जाएगा? -2q। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार मुझे बताइए, एक बार मुझे बताइए सब लोग, स्वैग सैल्यूट देके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर पे 2q है, इनर सरफेस ऑफ द बिगर स्फीयर पे -2q आ जाएगा। रीजन भी आपको क्लियर है उसका, है ना? अब देखना उसके बाद क्या होगा। अगर वहां पे -2q आया है ना? और ध्यान से सुनना, आपको शेल पे टोटल चार्ज भी गिवन है क्या बच्चों? उसने बोला कि जो शेल है ना उस पे टोटल चार्ज है -q। देखो यहां पे टोटल चार्ज शेल का कितना है? -q। अब आप सिर्फ और सिर्फ शेल पे फोकस करो एक बार। अलग से मैं शेल को ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ये शेल को मैंने अलग से ड्रॉ किया, ठीक है? ये सिर्फ शेल को ड्रॉ किया है। इनर सरफेस पे चार्ज कितना है? -2q। और टोटल चार्ज कितना है शेल का? -q। तो क्या आप लोग बता सकते हो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? क्योंकि देखो q ऑन द इनर सरफेस प्लस q ऑन द आउटर सरफेस, यही तो होगा -q के बराबर। उसी को तो हम टोटल चार्ज कहते हैं, नेट चार्ज। इनर सरफेस पे चार्ज है -2q प्लस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, ये होना चाहिए -q के बराबर। तो बच्चों बताओ आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा -q प्लस 2q, है ना? -q प्लस 2q, -q प्लस 2q। तो कितना दिख रहा है आपको ये आंसर? q ओनली। तो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा q। समझ में आ रहा है? टोटल चार्ज शेल पे कितना है? -q। इनर सरफेस पे -2q है, तो आउटर सरफेस पे कितना होना चाहिए? q। अब इन दोनों का आप टोटल करके देख लो ना यार, -q आ जाएगा आपका आंसर। q -2q -q विच इज द टोटल चार्ज। अब ये समझ में आ गया कि शेल के इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है। अब आपको लिखना है इसका चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होता है बच्चों चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। जब आप इनर सरफेस की चार्ज डेंसिटी लिखोगे तो आप लिखोगे चार्ज विच इज -2q डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। इनर सरफेस का रेडियस कितना है? b, तो 4πb²। ये देखो ये वाला आंसर है, -2q डिवाइडेड बाय 4πb²। समझ आया? इनर सरफेस के लिए। आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है? q, और उसका रेडियस कितना है? c, तो आप लिखेंगे q डिवाइडेड बाय 4πc², है ना? आउटर सरफेस चार्ज q डिवाइडेड बाय c, रेडियस है तो 4πc²। ए इज द करेक्ट आंसर। था ना वंडरफुल क्वेश्चन? इट वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और मैंने आपको सिखा दिया चार्ज इंडक्शन यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट बच्चों, है ना? चलिए, तो ये फिनिश करता है हमारे टॉपिक को यहाँ पे। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जब दो कंडक्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस, कई बार उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ये फाइनली मैंने थोड़े से फॉर्मूला का शीट ऐड कर दिया है आपके सेशन के एंड में,
एंड PDF पे आपको मिल जाएगा ये, है ना। आई होप यू एंजॉयड द सेशन बच्चों, और ये रिवीजन जो हमने किया वो जेई और नीट दोनों के लिए सफिशियंट था। बट आपको ऑलरेडी पता है कि सिर्फ महामैराथन की क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन। यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के कंसेप्ट्स कराए हैं। अभी आपको DPP भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं, NTA अभ्यास ऐप भी आपके पास। प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन डूइंग दीज क्लासेस, है ना। लंबी लंबी क्लासेस चल रही है हमारी मेरा महामैराथन वाली, और आई हैव ट्राइड टू गिव यू द मैक्सिमम दैट आई कैन गिव, है ना। कुछ बच्चे पेशेंस भी लूज कर जाते हैं कि सर बहुत लंबी क्लास चल रही है, बट आई एम टेलिंग यू दोज हु आर स्टेइंग हियर टिल द एंड, आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको क्लास से मिलेगी, और जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पूरी पूरी फील आएगी, और आप एग्जाम पे अच्छा कर सकते हो। और ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू हैव नॉट डन येट, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। सब लोग लाइक करेंगे बच्चों एक बार जाने से पहले। चलिए बच्चों, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।